हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप लोगों को अब नया चैप्टर पढ़ाऊँगी। वो है चैप्टर सेकंड, 6 क्लास की एनसीईआरटी का साइंस का एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ मैं अभी। साइंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर और भी सब्जेक्ट का पढ़ाने की कोशिश करूँगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है चैप्टर 1 का। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए और उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं। चैप्टर 2, वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा है कि हमारे चारों ओर तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न हैं। इनके कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं सब पदार्थ हैं, सब पदार्थ से बने हुए हैं। सबको पदार्थ ही बोलेंगे, छोटे छोटे अणु से बने हैं तो सबको पदार्थ बोलेंगे। और उनका गुण अलग अलग है। उनके गुण धर्मों के आधार पर ही तो उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है कि ये फलाना है, ये फलाना है ना। तो अपने चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं उनको एक साथ एकत्रित कीजिए, ठीक है। और जैसे चाक हो गया, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आड़ा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, इन सब चीज़ों को एक साथ रखिए और इनको देखिए कि इनका गुणधर्म क्या है, इनको क्यों अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाले वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। अब देखते हैं पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा कार्य हास्यास्पद नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना बनाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। कहने का मतलब है कि हर जो वस्तु है, हर पदार्थ, जो भी पदार्थ से वो वस्तु बना है तो उनका गुण क्या है। जैसे गिलास हो गया तो गिलास को प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, स्टील का गिलास भी बनता है, चाहेंगे तो लोहे का भी गिलास बना सकते हैं, है ना। तो जितने भी कठोर चीज़ है उनसे तो गिलास बना ही सकते हैं। अगर कागज़ का गिलास बनाएंगे तो कागज़ तो पतला सा होता है, इतना थिन होता है, उसको वो तुरंत गल जाएगा अगर उसमें पानी डालेंगे तो उनके गुणों के आधार पर ही उनको अलग अलग वस्तु उनसे बनाया जाता है ना।
ये देखिए, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि जो भी चीज़ आपके पास है उसको ताज़ा काट के देखिए। जैसे लोहा हो गया या फिर स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। इन सब चीज़ों को आधा से काट के देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें चमक है। नया कटा जो भाग है वहाँ पे देखिएगा तो वो उसमें चमक अलग तरह की दिखाई देती है। वो धातु का पहचान कराता है कि ये धातु है और ये अधातु है। कोई वस्तु है तो पुरानी हो चुकी है तो उसको रेगमाल से रगड़ कर देखिए वे धुतीवान है अथवा नहीं। यानी कि जब लोहा में जब जंग लग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, रेगमाल से रगड़ते हैं, फिर पेंट करते हैं। रेगमाल से रगड़ने के बाद कुछ पता चलने लगता है कि हाँ ये आखिरकार लोहा ही है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। वही जंग लगने की प्रक्रिया को बोला जाता है कि जब लोहे को कुछ दिन बाहर छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जंग लग जाता है, जंग की परत चढ़ जाता है उस पर। तो इसीलिए हमें केवल ताज़े कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। यानी कि जब छड़ गिट्टी वाला दुकान में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि जो नया छड़ रहता है और जब घर बनते रहता है तो नया छड़ जब कटाता है तो देखिएगा वो जो नया जो कटा रहा है उसके पृष्ठ पे देखिएगा तो अलग तरह का चमक दिखाई देता है। वो शायद पुराने में नहीं भी दिख सकता है लेकिन नया में दिखता ही है ना। अब इसमें दिया है कि कौन सा चीज़ कठोर है और कौन सा चीज़ मुलायम है, कोमल है। देखिए, जिसको आसानी से खरोच सकते हैं, जिसको आसानी से दाब सकते हैं यानी कि संपीड़ित कर सकते हैं, तो वो सब कोमल हुआ। कोमल का उदाहरण हो गया जैसे रुई हो गया, कोई भी पौधा का पत्ता ले लीजिए, ये सब कोमल पदार्थ है। और कठोर पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसको खरोचने पर सिर्फ थोड़ा मोड़ा खरोच आता है लेकिन वो टूटता उठता नहीं है ना, उसको कठोर पदार्थ बोलेंगे। अब है विलेय अथवा अविलेय। विलेय अथवा अविलेय पदार्थ। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ हो जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। यानी कि ये बोल रहा है कि इन सब चीज़ों को एकत्र कीजिए और देखिए कि इसमें से कौन पानी में घुलनशील है, कौन आसानी से घुल जा रहा है, कौन आसानी से घुल नहीं पा रहा है। जो आसानी से घुल जाता है उसको विलेय बोलेंगे, जो आसानी से घुल नहीं पाता है उसको विलायक बोलेंगे। ये देखिए, विलेय पदार्थ जो आसानी से घुल जाते हैं जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब आसानी से घुल जाते हैं, वो विलेय कहलाते हैं। अविलेय पदार्थ जो आसानी से घुल नहीं पाते हैं जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी और पानी को जब घोलेंगे तो आसानी से वो घुल तो जाएगा लेकिन वो उतना मिल नहीं पाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा अच्छा से, जैसे वो निलंबन बन के रह जाएगा, वो विलयन नहीं बन पाएगा। लेकिन चीनी और नमक को जब पानी में घोलेंगे तो वो घोल बन जाएगा, विलयन बन जाएगा।
अब देखिए कौन कौन से पदार्थ भली भांति घुल सकते हैं पानी में। देखिए सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, मिट्टी तेल, इन सब में बोल रहा है कि कौन सी ऐसी पदार्थ है जो आसानी से पानी में घुल सकता है ना। तो पानी में तो घुल सकता है नींबू का रस, सरसों का तेल, सिरका भी घुल सकता है। नारियल का तेल नहीं घुलेगा, नारियल का तेल एक अलग से परत बन जाएगा। सरसों का तेल भी नहीं घुलेगा, पानी के ऊपर परत बना देगा, वो घुलेगा नहीं, है ना। अब देखिए कुछ गैसें जो जल में घुलनशील होती है, कुछ गैसें जल में विलय है जबकि अन्य गैस नहीं। जल में विलय जो गैस है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, जो जल में रहने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए, यानी कि उनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकते हैं। कौन सी वस्तुएं तैर सकते हैं, कौन सी वस्तु जल में डूब सकते हैं? जैसे अगर एक गिट्टी ले लीजिए या फिर एक पत्थर, छोटा सा पत्थर लीजिए, पानी में फेंकिए तो वो पानी में गिर जाएगा क्योंकि उसका भार ज़्यादा होता है। एक पेपर का बनाया हुआ कुछ खिलौना वगैरह होता है या फिर फूल की पत्ती ले लीजिए, उसको देखिए तो वो आसानी से पानी में घुल नहीं पाता है। अब इसमें आ गया मेन चैप्टर, मेन टॉपिक। जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है, पारदर्शिता, अपारदर्शी और पारभासी। देखिए पारदर्शी उसको बोलेंगे जिसके आर पार हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं, है ना। अगर किसी ऐसे देखते होंगे कि ऐसा शीशा लगा होता है, कोई किसी दुकान में जाते हैं, कोई कपड़ा उपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो ज़्यादा फैंसी दुकान होता है, या फिर सोना वोना की दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि जब नीचे जो ज्वेलरी रखी होती है तो उसके ऊपर कौन सा शीशा लगा होता है? वो जो शीशा लगा है वही तो पारदर्शी है, जिसके आर पार देख सकते हैं, है ना। जिसके आर पार दिख जाए वो पारदर्शी है। जिसके जैसे ये देखिए चॉकलेट वगैरह जो दुकान में रखा जाता है वो पारदर्शी डब्बे में रखा जाता है ताकि कोई बच्चा देखे तो वो जा ना पाए उसको छोड़ के, वो ललचाएगा तो मम्मी से ज़रूर रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ख़रीद दो। नहीं ख़रीदोगी तो वहाँ पे धूल मिट्टी में उलटने पुलटने लगेगा। अब है अपारदर्शी। किधर गया? पारदर्शी हो गया। अपारदर्शी वो है जिसके आर पार देख नहीं सकते। जैसे हम लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में हम लोगों को आर पार नहीं दिखाई देता है। हमें अपना चेहरा मिरर में इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके पीछे, मिरर जो होता है आईना, उसके पीछे कलई किया हुआ रहता है, यानी कि उसके पीछे पेंट रहता है, इसीलिए हमें उसके आर पार दिखाई नहीं देता है। सिर्फ हमारा चेहरा दिखता है। हमारे चेहरे से जो रोशनी जाती है फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, परावर्तित होके आ जाती है, इसीलिए हमें अपने चेहरे ही दिखते हैं, उसके पीछे की वस्तु नहीं दिखती है ना। तो इसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी, जिसके आर पार कोई वस्तु। अगर हम दीवार के इस पार खड़े हो जाएं और दीवार के उस पार के व्यक्ति को हम दिखाई देंगे? नहीं ना। अब है पारभासी। पारभासी किसको बोलेंगे? पारभासी वो हुआ जो जिसमें कोई भी वस्तु क्लियर दिखाई ना दे। क्लियर दिखाई ना दे यानी कि हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई तो दे लेकिन हल्का धुंधला। कैसे? कुहासा, ठंडे के दिनों में जब कुहासा लगा हुआ रहता है तो हम लोगों को क्लियर नहीं दिखता है कि आखिर आ क्या रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन आ रहा है। कोई व्यक्ति आ रहा होता है तो उनका फेस क्लियर नहीं दिखता है ना। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। या फिर
कोई भी ऐसा चीज़ ले लीजिए, जैसे सादा पेपर ले सकते हैं। सादा पेपर लीजिए, उसको उस पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, फिर देखिएगा कि उसके आर पार थोड़ा कोई ऐसा चीज़ दिखेगा, लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखेगी। या कभी साड़ी के दुकान में गए होंगे तो साड़ी लिए होंगे, साड़ी लिए होंगे तो एक पेपर रहता है, साड़ी में पेपर देता है, साड़ी में सेट किए हुए रहता है पेपर। तो देखिएगा उस पेपर, वो पेपर भी पारभासी की तरह लगेगा। उसके नीचे हाथ रखिएगा तो हाथ का आकार दिखेगा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखता है, उसी को पारभासी बोलते हैं, है ना। अब देखिए, एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप लोग ज़रूर, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आखिर ये है क्या, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या फिर पारभासी है। हम पदार्थों को देखिए, पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। देखिए, जब हम लोग टॉर्च जो होता है, टॉर्च को बारते हैं रात के समय, फिर उस पे हाथ डालते हैं। जब हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि उसके पीछे थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखाई देता है ना। तो आप लोग बताइए कि ये कौन सी प्रक्रिया है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, या फिर पारभासी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा मेरा भी, और जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगी आप तक ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।